तो नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरोपैथी देखते हैं प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देखते हैं कॉज ऑफ डिजीज़। सबकी नेचुरोपैथी के अनुसार बीमारी का कारण क्या होता है। नेचुरोपैथी के अनुसार किसी भी रोग का मुख्य कारण है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड मॉर्बिड मैटर इन द सिस्टम इज़ द बेसिक कॉज ऑफ ऑल डिजीज। मतलब शरीर में विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा होना ही सब रोगों का मूल कारण है। दूसरा पे आता है नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है यूनिटी ऑफ डिजीज, कि प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि सब रोग एक हैं और सबकी चिकित्सा भी एक ही। ऑल डिजीज आर वन एंड देयर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वन, दैट इज accumulation of waste and morbid matter in the system is the cause of disease and removal of waste and morbid matter on the system is the treatment of all disease। मतलब सब रोगों का मूल कारण है शरीर में इकट्ठा गंदगी, और उस गंदगी को बाहर निकाल देना ही सब रोगों की चिकित्सा है। तीसरे पे आता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। एक जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ है जो कि एलोपैथी मानती है, यानी जर्म्स का मतलब होता है वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड पैरासाइट्स। नेचुरोपैथी के अनुसार जर्म्स आर नॉट प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़, जर्म्स आर सेकेंडरी कॉज ऑफ डिजीज़। मतलब ये जर्म्स जो है मुख्य कारण नहीं है किसी भी रोग का, चाहे वो वायरसेस हों, चाहे बैक्टीरियाज हों, चाहे पैरासाइट्स हों, किसी भी रोग का मूल कारण नहीं है। किसी भी रोग का मूल कारण है शरीर में इकट्ठा गंदगी, मॉर्बिड एंड वेस्ट मैटर एक्यूमुलेटेड इन द सिस्टम। तो जर्म्स कैन ओनली इन्फेक्ट डर्टी बॉडी और द बॉडी विच इज़ फुल ऑफ वेस्ट एंड मॉर्बिड मैटर। मतलब जो कीटाणु हैं या जर्म्स हैं वो केवल उसी शरीर के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं जो कि गंदगी से लदी हुई हो। शरीर में जब गंदगी की मात्रा अधिक होती है तभी केवल जो है कीटाणु उसमें हमला करते हैं। कभी भी साफ शरीर के अंदर, स्वच्छ शरीर के अंदर कीटाणुओं का हमला नहीं होता है। कीटाणु स्वच्छ शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर शरीर भीतर से गंदा होगा तभी केवल कीटाणुओं से हमारे शरीर को कोई रोग हो सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है, बैक्टीरियाज आर डिकम्पोजर्स। अब जब हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, यानी वो मृत भक्षी होते हैं। बैक्टीरिया कम इन द बॉडी टू क्लीन द सिस्टम। तो जब अगर बैक्टीरिया क्योंकि मृत भक्षी होते हैं यानी डिकम्पोजर्स होते हैं, तो शरीर के अंदर जो भी वेस्ट एंड मॉर्बिड मैटर होता है उसको खाने के लिए ही बैक्टीरिया शरीर के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया स्वयं जो है कोई भी रोग पैदा नहीं करते हैं, गंदगी को खाने आते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया हमारे शरीर की सफाई करने आते हैं। तो ये हमारे शत्रु ना होकर के एक्चुअल में देखा जाए तो मित्र ही होते हैं। और जब वायरसेस का बॉडी पर अटैक होता है तो बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो अपने आप ही बूस्ट होती है टू प्रोटेक्ट दी बॉडी। बॉडी को रोगों से बचाने के लिए स्वयं ही बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जैसे कि हमने देखा होगा जब भी किसी वायरस का बॉडी पर अटैक होता है, वायरल डिजीज़ कोई भी होती है, तो हमेशा ही TLC DLC हमेशा बढ़ जाता है। आपने जांच में देखा होगा, यानी जो इम्यून सेल्स होते हैं बॉडी के वो अपने आप बढ़ जाते हैं, उन्हें बढ़ाना नहीं पड़ता, अपने आप बढ़ते हैं। तो बॉडी के अंदर अपनी इतनी इम्यूनिटी होती है जो कि शरीर की रक्षा कर सके। तो एक्यूट डिजीज़ थ्योरी ऑफ डिजीज़, हम प्राकृतिक चिकित्सा में एक थ्योरी है जो कि एक्यूट डिजीज़ थ्योरी है ये बीमारियों की। तो कोल्ड, फीवर, फ्लू, वोमिटिंग, डायरिया, स्किन इन्फेक्शन, पिंपल्स, ऑल दीज आर एक्यूट डिजीज़। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी, ये सब क्या है, शरीर शोधन के प्राकृतिक उपाय हैं। ये सब इसी को हम लोग एक्यूट डिजीज़ कहते हैं, यानी तीव्र रोग। और सभी तीव्र रोग, ऑल एक्यूट डिजीज़ आर क्लेंजिंग एफर्ट्स ऑफ नेचर। जितने भी तीव्र रोग हैं ये शरीर शोधन के प्राकृतिक उपाय हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी। जब भी सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी होता है तो इससे इनके थ्रू शरीर से गंदगी ही तो बाहर निकलती है। कभी भी इनके थ्रू कोई अच्छी चीज़ शरीर से बाहर नहीं निकलती है। जब भी ये कोई तीव्र रोग होते हैं तो शरीर की गंदगी की सफाई करने के लिए आते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि एक्यूट डिजीज कम इन द बॉडी टू क्लीन द सिस्टम एंड आफ्टर क्लींजिंग दे डिसअपियर ऑटोमेटिकली। जितने भी एक्यूट डिजीज हैं या तीव्र रोग हैं ये शरीर की शोधन करने के लिए ही आते हैं।
और जब शरीर स्वस्थ हो जाता है तो ये स्वयं ही अपने आप ही बॉडी से चले जाते हैं। तो इसीलिए इनको तीव्र रोग कहा जाता है। एक्यूट डिजीज शुड नॉट बी सप्रेस्ड बाय द मेडिसिन। कोई भी एक्यूट डिजीज यानी तीव्र रोगों को हमें दवा दे करके कभी भी रोकना नहीं चाहिए। इनको दवा दे करके रोकने की वजह से क्या होता है, सप्रेशन ऑफ एक्यूट डिजीज इज द कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज। जब हम तीव्र रोगों को दवा दे करके रोकते हैं, इसी के कारण ये तीव्र रोग आगे चल करके जीर्ण रोगों में बदल जाते हैं, क्योंकि इन तीव्र रोगों की वजह से शरीर की सफाई होती है। जब इनको दवा दे के रोक दिया जाता है तो वह गंदगी जो शरीर से बाहर निकल रही थी तीव्र रोग के रूप में, वह शरीर के अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से शरीर में ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठा हो जाती है। जिस भी अंग में इकट्ठा होती है उसी अंग को ये बीमार कर देती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज़ क्या होना चाहिए? एक्यूट डिजीज़ शुड नॉट बी सप्रेस्ड थ्रू मेडिसिन। मतलब एक्यूट डिजीज़ को, तीव्र रोगों को कभी भी दवा दे करके नहीं दबाना चाहिए। एक्यूट डिजीज़ शुड बी ट्रीटेड थ्रू नेचुरल वेज ऑफ ट्रीटमेंट। इन जितने भी एक्यूट डिजीज़ हैं, तीव्र रोग हैं, इनको प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके से ही शरीर से निकालना चाहिए। प्राकृतिक तरीके से इनको सही इनका इलाज करना चाहिए। ड्यूरिंग एक्यूट डिजीज़ देखा होगा आपने कि एपेटाइट डिसअपियर्स टू ड्यूरिंग एक्यूट डिजीज़ ऑल सॉलिड फूड शुड बी अवॉइडेड। आपने देखा होगा कि जब भी कोई तीव्र रोग होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी, तो आपने देखा होगा कि भूख मर जाती है। भूख मरने का ये एक कुदरत का एक सिग्नल है कि आप भोजन खाना छोड़ दें। तो इस समय पे जितने भी सॉलिड फूड्स हैं इनको छोड़ देना चाहिए, और इसके जगह पर तीव्र रोग होने पर ड्यूरिंग एक्यूट डिजीज़ पेशेंट शुड डू फास्टिंग विद ओनली वाटर इनटेक और लिक्विड डाइट। तीव्र रोग होने पर मरीज को केवल पानी पी करके रहना चाहिए, या केवल लिक्विड डाइट यानी रसाहार या जलाहार पर ही रहना चाहिए। और ड्यूरिंग फास्टिंग रेस्ट इज़ बेस्ट। जब फास्टिंग किया जाए यानी उपवास किया जाए तो ये माना जाता है कि फास्टिंग में रेस्ट इज़ बेस्ट। उस समय शरीर को खूब आराम देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर भीतर से खूब मेहनत कर रहा होता है शरीर की गंदगी को निकालने के लिए। उस दौरान जो है खूब आराम की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग फास्टिंग पेशेंट शुड टेक मड थेरेपी, एनीमा, हाइड्रोथेरेपी एंड एरोमा थेरेपी। जब भी उपवास करें उस दौरान जो है मिट्टी की पट्टी आदि ले करके और एनीमा ले करके पेट का सफाई कर देनी चाहिए। और हाइड्रोथेरेपी यानी कि उसमें कुछ स्टीम बाथ, या अगर स्टीम बाथ मरीज को लेने में थोड़ा भारी लगे तो उस जगह पे सारे बदन की गीली पट्टी आदि, मतलब कुछ हाइड्रोथेरेपी जलोपचार करना चाहिए। और एरोमा थेरेपी भी लेना चाहिए। एरोमा थेरेपी किस लिए? कि इससे जो जैसे कि पिपरमेंट ऑयल से या इक्लिप्टस ऑयल से इसको जब हम सांस लेते हैं कि थ्रू अगर उसको लिया जाए उससे काफ़ी आराम मिलता है जुकाम वगैरह में। और एनीमा से पेट साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उपवास के दौरान नेचुरल तरीके से पेट साफ़ नहीं हो पाता है। तो जब साफ़ नहीं हो पाता है तो उस समय एनीमा लेकर के पेट की सफाई करते रहना चाहिए। तो ऐसा करने में बहुत ही जल्दी तीव्र रोग चले जाते हैं। और इसमें सहयोग लेना चाहिए 5 बेसिक एलिमेंट्स का। 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? देखिए, 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर। कुदरत में हमारा शरीर, ये जो पूरा कुदरत जो है, ये जो नेचर है, ये 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। वो 5 तत्व क्या हैं? जो है मिट्टी यानी अर्थ, वाटर यानी पानी, फायर यानी सन यानी धूप, एयर माने वायु, और स्पेस माने आकाश। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन 5 तत्वों का मिलकर के ये पूरा ही नेचर बना हुआ है। जितनी भी नेचर में आप चीज़ें देखेंगे, आप देखेंगे कि इनमें 5 के अलावा छठा तत्व कोई नहीं। तो दी होल नेचर इज़ मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब जिस तरीके से नेचर ये 5 एलिमेंट्स से बना है, तो हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है। अगर हमारी बॉडी में भी देखें तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से हमारी बॉडी भी बनी हुई है। तो अगर 5 तत्वों से नेचर बना है, 5 तत्वों से ही बॉडी बनी है, यानी इससे ये साबित होता है कि हमारी बॉडी भी नेचर का ही एक अंग है। और इन 5 तत्वों के सही तरीके से बैलेंस्ड उपयोग से ही हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। जब इन 5 तत्वों में कोई भी डिसबैलेंस आता है तभी हमारा शरीर रोगी होता है।
जब इन 5 तत्वों का अगर हम बैलेंस रूप से प्रयोग करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज कैसे किया जाता है देखते हैं। इन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इज गिवन बाय द बैलेंस्ड यूज ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी इन्हीं 5 तत्वों के बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल करने पर हमारी बॉडी का इलाज होता है। इसमें इलाज का फार्मूला क्या है, V माइनस पी इक्वल टू क्योर, जहाँ पे V का मतलब होता है वाइटलिटी, P का मतलब होता है प्रेशर। जब वाइटलिटी में से प्रेशर को घटा देंगे तो क्योर का काम होता है, यानी जितनी ज़्यादा वाइटलिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्योर होगा, यानी शरीर का शोधन होगा। और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा हमारे शरीर में रोग उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमेशा ही ध्यान रखा जाता है कि वाइटलिटी को बढ़ाया जाता है और प्रेशर को कम किया जाता है। और वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए हमें खूब सारे ताज़े फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। उपवास से भी प्रेशर कम होता है। तो फल सब्जियों में खूब बहुत ज़्यादा जीवनी शक्ति की मात्रा होती है। ताज़ा अंकुरित अन्न है, ताज़ा फल सब्जियाँ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जीवनी शक्ति होती है। तो हमारे शरीर की जो वाइटलिटी माने जीवनी शक्ति, इसको ताज़ा फल सब्जियाँ खूब अच्छे से बढ़ाते हैं। और प्रेशर को कम करना चाहिए। प्रेशर किससे बढ़ता है, जब बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करने से प्रेशर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा भोजन करने से भी प्रेशर बढ़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं तो उसको पचाने में हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमेशा ही वाइटलिटी पर वो भारी पड़ेगा और बीमारियां बढ़ेंगी। तो प्रेशर को ना बढ़ा करके हमेशा जीवनी शक्ति को बढ़ाने की ओर हमें ध्यान करना चाहिए। ऑल ट्रीटमेंट्स इन द नेचुरोपैथी एम्स टू इंक्रीज द वाइटलिटी ऑफ द बॉडी। तो जितने भी हम इलाज करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, वो सभी जो हैं शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाने की ओर केंद्रित होते हैं। और 9th नंबर पर है द थ्योरी ऑफ क्राइसिस। नेचुरोपैथी में एक थ्योरी है क्राइसिस की थ्योरी, यानी उभार। क्राइसिस माने उभार। तो थ्योरी ऑफ उभार जरा समझें क्या होता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज व्हेन वाइटलिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इट लीड्स टू क्रिएट एक्यूट डिजीज। होता क्या है कि जब हम प्राकृतिक चिकित्सा से पुराने रोगों का इलाज शुरू करते हैं, पुराने रोगों का इलाज करते समय हम शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी वाइटलिटी को बढ़ाते हैं। जब वाइटलिटी बढ़ती है तो शरीर का शोधन का काम तेज हो जाता है। तो शरीर में दबे हुए जितनी भी गंदगियाँ हैं वह शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और बाहर निकलने की प्रक्रिया में वह कोई ना कोई तीव्र रोग उत्पन्न करती हैं। तो जब तीव्र रोग उत्पन्न होते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान जब इस तीव्र रोग उत्पन्न होते हैं तो इसको हम कहते हैं क्राइसिस, यानी उभार। तो इन उभारों से कभी भी घबराना चाहिए। अगर इलाज करते दौरान सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त फोड़ा फुंसी आदि पैदा हो, उससे घबराना नहीं चाहिए और उनका इलाज भी किसी भी दवा से उसको रोकना नहीं चाहिए, और उनका इलाज भी करना चाहिए केवल प्राकृतिक तरीके से। जिस तरीके से हम तीव्र रोगों का इलाज करते हैं उसी प्रकार से उभार का भी इलाज करना चाहिए। उभार आने पर शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, तो उस समय हमें उपवास करना चाहिए और शरीर के प्रेशर को कम कर देना चाहिए। अगर उभार के दौरान उपवास कर लें और आराम करें, एनीमा लें, पेट साफ़ करें, और एनीमा लेकर के पेट साफ़ करें और मिट्टी की पट्टी लगाएं, सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखें, तो इससे उभार बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। 2-3 दिन के अंदर कोई भी बुखार जुकाम वगैरह ठीक हो जाता है। तो अब देखा जाता है कि इसमें क्या क्या इलाज दिए जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। तो जितने भी बीमारियां हैं इन सब के इलाज के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में जो इलाज दिए जाते हैं उनमें थेरेपीज होती हैं। वह पहली तो है डाइट थेरेपी, इसके अलावा फास्टिंग थेरेपी, योगा थेरेपी, योगा और प्राणायाम की थेरेपी जो है प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। मेडिटेशन थेरेपी, मेडिटेशन क्योंकि मन से भी बहुत सारे रोग होते हैं। गंदगी अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की है, एक शरीर में बनने वाली गंदगी और एक मन में बनने वाली गंदगी। तो जो शरीर की गंदगी है उसको तो निकालने के लिए हमने बाकी 5 तत्वों का सहारा लिया, लेकिन जो मन में इकट्ठा गंदगी है, ईर्ष्या द्वेष राग लोभ मोह आदि जो गंदगियाँ हैं, इन गंदगियों को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी वजह से भी हमारा हार्मोनल सिस्टम बहुत डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही उपयोगी साबित होता है। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन थेरेपी जो इसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। मसाज थेरेपी, मसाज जो है एक तरीके की पैसिव एक्सरसाइज है।
जिस तरीके से आपने समझा होगा कि माँ जब बच्चे को हाथ सहलाती है बॉडी पर तो उसको आनंद आता है, या हमारे शरीर पर भी अगर कोई प्यार से अगर हाथ सहलाए तो बड़ा आनंद आता है और काफ़ी आराम मिलता है रोगों में। तो मसाज थेरेपी इसी सिद्धांत पर आधारित होती है, और मसाज करने वाले की मनोवृत्ति भी इसमें बहुत सहयोगी होती है। तो मसाज थेरेपी का प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत बड़ा महत्व है, इससे काफ़ी सारे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी में कई तरीके की बिजली की झटकों से स्टिमुलेट किया जाता है हमारी नर्व्स आदि को, तो जिससे कि शरीर के काफ़ी रोगों में लाभ मिलता है। क्रोमोथेरेपी एंड सोलर थेरेपी। क्रोमोथेरेपी या सोलर थेरेपी, हम जानते हैं कि सूरज जो है हमारे शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ाने में या सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर सूरज की रोशनी कुछ समय तक ना निकले तो आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे भी मुरझाने लगते हैं। मनुष्यों की तो बात क्या है, जितने भी जीव हैं, जब सूरज ठीक से नहीं निकलेगा तो मर जाएंगे, उनको दिक्कत आने लगेगी। तो सोलर थेरेपी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है हमारे रोगों की चिकित्सा के लिए। इसके अलावा धूप स्नान लेने पर आप जानते हैं कि विटामिन डी की भी वृद्धि बॉडी में होती है। इसी के अलावा क्रोमोथेरेपी भी सोलर थेरेपी से ही निकली हुई थेरेपी है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। हमारे सूरज की लाइट में, वाइट लाइट में 7 प्रकार के कलर्स होते हैं, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो 7 प्रकार के रंग हैं, इन 7 रंगों का अपना अपना एक थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। जैसे नीला रंग बहुत ही ठंडक देने वाला होता है, हरा रंग मध्यम होता है, और लाल और पीला रंग शरीर को गर्मी देने वाला होता है। तो इनका उपयोग करके भी काफ़ी सारे रोगों की चिकित्सा की जाती है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा है एक्यूप्रेशर। हमारे हथेलियों में और पैर के तलवों में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको स्टिमुलेट करने से बॉडी के बहुत सारे अंगों पर उसका इफ़ेक्ट आता है और बहुत सारे अंगों से रोग निकलने की क्षमता बढ़ती है। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी बहुत उपयोगी कारगर होती है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर थेरेपी है। एक्यूपंक्चर थेरेपी का भी इसमें प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। इसमें कुछ प्रकार की निडल्स को कुछ पॉइंट्स पर दिया जाता है, जिससे कि रोगों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा अर्थ थेरेपी या मड थेरेपी है। मड थेरेपी में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी को आप समझते हैं कि मिट्टी किसी भी तरीके के चीज़ों को विजातीय द्रव्य या वेस्ट प्रोडक्ट को नष्ट करने के लिए मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है, मृत हो जाती है, तो उसे हम मिट्टी में गाड़ देते हैं, और कुछ समय के बाद अगर आप देखेंगे तो मिट्टी से वो गंदगी पूरी इस तरीके से साफ़ हो चुकी है। वेस्ट, अगर आप किसी को कोई मर भी जाए, मृत शरीर को भी अगर मिट्टी में जब ज़मीन में गाड़ा जाता है, तो जब काफ़ी समय बाद अगर हम उसके अंदर देखेंगे तो शरीर उसके अंदर वैसा नहीं मिलेगा आपको। तो मिट्टी जो है बहुत सारे गंदगी को साफ़ करने का बहुत काम करती है। तो और आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी जा कर के अगर कहीं कीचड़ है या मिट्टी है उसी में बैठते हैं। तो मड थेरेपी का प्रयोग बहुत ही लाभकारी देखा गया है प्राकृतिक चिकित्सा में, और इसका एक काफ़ी साइंटिफिक आधार भी है। तो इसके बारे में हम मड थेरेपी के चैप्टर में समझेंगे कायदे से, लेकिन यहाँ पे इतना समझें कि मड थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही लाभकारी चिकित्सा होती है। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत एनीमा यानी पेट वस्ती क्रियाएँ, जल धौती, नेति आदि क्रियाएँ, वाष्प स्नान, स्टीम बाथ आदि, और तरह तरह के अलग अलग टब्स होते हैं उनमें बिठाना, और अलग अलग टेम्परेचर पे, पानी के अलग अलग टेम्परेचर्स पे इलाज करना बहुत ही उपयोगी साबित होता है। आप जानते हैं कि गर्मी हमेशा ही फैलाती है और ठंडक सिकुड़ती है। तो गर्म ठंडा स्नान भी इसमें दिया जाता है कि सिकुड़न फैलाव बढ़े, जिससे कि खून का दौरान बढ़ता है। खून का दौरान बढ़ने से शरीर की शोधन में बड़ी लाभकारी होता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का बड़ा अच्छा उपयोग है इसमें। फिर एरोमा थेरेपी में आप जानते हैं कि जिसमें कई प्रकार के ऐसे तेल होते हैं जिसकी अलग खुशबू होती है, जो कि लाभकारी होती है। जैसे अगर किसी कमरे में आप जाइए या किसी इलाके में जाइए, वहाँ बदबू आपको आ रही होगी तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के रूम में जाएंगे, वहाँ पे अगर आपको खुशबूदार कमरा मिलेगा तो बड़ा ही आनंद आएगा। काफ़ी रोगों में सहायक होता है, ठीक करने में सहायक होता है। इसी प्रकार से अगर
कुछ एरोमा थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे इक्लिप्टस ऑयल है, या आपका पेपरमेंट का तेल है, ये सब जो है बहुत ही लाभकारी होते हैं हमारे श्वास नली को साफ़ करने के लिए। अगर जुकाम वगैरह आदि हो जाए तो इक्लिप्टस ऑयल या पेपरमेंट तेल अगर लगा लिया जाए नाक के आसपास, छाती पर, तो काफ़ी आराम मिलता है। तो इसके अलावा मैग्नेटोथेरेपी है, चुंबक चिकित्सा, इसका भी प्रयोग किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन आदि बढ़ाने में, काफ़ी रोगों में लाभकारी पाई गई है। तो यही था कि जो ये सब थेरेपीज़ आप प्राकृतिक चिकित्सा में दी जाती हैं। तो ये अभी हमने आपको समझाया कि प्राकृतिक चिकित्सा को मोटे तौर पे समझा कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और उसमें चिकित्सा किस प्रकार से हो सकती है। इसके बाद हम अगले सेशन में आगे जितनी भी थेरेपीज़ आपको बताई हैं, इन थेरेपीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी आगे करेंगे। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।